गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 16 ऑफ अगस्त। तो हम हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदू पे देख लेते हैं। फ्रंट पेपर पर जो न्यूज़ अफगानिस्तान में तालिबान के पूरी तरह ऑक्यूपाई तालिबान को उन्होंने कर लिया है। तो फ्रंट पेपर पे यही न्यूज़ है, हम डेली ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आपको एक तो सिटीज़ जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं तालिबान की, उनको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ सकता है क्वेश्चंस में या मैच द फॉलोइंग में या मैपिंग में कि नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछ सकता है। 3 जो मेन स्टेट है, या सीरिया हुआ, इज़राइल हुआ, उसके बाद आपका इराक हुआ, और ये अब तालिबान अफ़गानिस्तान तो इनकी जो मेन सिटीज़ हैं उनको आपको याद रखना है। हम 2-3 बार ऑलरेडी मैप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप एक बार और देख लेना। अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ तालिबान, अगर तालिबान पूरी तरह कब्जा कर लेता है स्टेट्स के ऊपर, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर, तो क्या क्या इफेक्ट उसके आसपास नेबर में, क्या इफेक्ट इंडिया के ऊपर, और क्या इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका जाएगा। ये आपको एक 5 to 10 पॉइंट्स आंसर राइटिंग में इसको कर लेना है। कल हमने 74 इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट किया है। मोदी जी ने कुछ बोला है, लाल किले से कुछ बोला है कि न्यू थ्रेशोल्ड एस्पिरेंट इन द ड्रीम। तो इंडिया की जो है नेक्स्ट 25 ईयर में इंडिया का क्रूशियल टाइम है इंडिया के डेवलपमेंट का, ऐसा उन्होंने कहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास उन्होंने फिर दोबारा ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर CJI सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो हमारे पार्लियामेंट है, इसमें इतनी जल्दी सारे बिल्स पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिबेट। तो एक तरह से मतलब ये एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। इन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए किसी भी बिल को लाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली जो पीरियड चल रहा है, कहीं कुछ हैप्पीनेस हाउस में कुछ ना कुछ मिस है कि वो डिबेट नहीं हो पा रही है, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट होनी चाहिए। कोर्ट भी ये चीज़ देख रहा है कि क्वालिटी ऑफ डिबेट नहीं हो पा रही है, और जल्दी से कोई ना कोई बिल पास कर दिया जा रहा है। तो जो हमारे लीडर्स हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने ये इंडिपेंडेंस हमें दिलाई थी, एक गुड डेमोक्रेसी के लिए दिलाई थी, अच्छे से हम चीज़ों को लेके आए, अच्छी फॉर्मुलेट करें, तो यही सारी बात CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली है। अभी हमारे कुछ डिसेबिलिटी पर्सन थे, उन्होंने सियाचिन पे मतलब क्या किया था, वहाँ पे ऊपर जर्नी की थी सियाचिन तक का, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने डेवलप किया है। तो हमारी जितनी डिसेबिलिटी पर्सन है, सब ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इन्होंने कहाँ पे किया है कि इन्होंने एक्सपीडिशन किया है किस चीज़ का, सियाचिन ग्लेशियर्स का। तो ये आपको याद रखना है। सियाचिन जो ग्लेशियर्स है, ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है इन द वर्ल्ड, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। सब जगह उसमें यही है, देखो कितना सुंदर लग रहा है राष्ट्रपति भवन। तो और आगे चलते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम, मोस्टली यही है। फिर बीजू कल्याण योजना, ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे हमारे पास PMJ है ना, PMJ जन आरोग्य योजना जो है हमारी, या फिर आयुष्मान भारत उसको बोल सकते हैं। तो सिमिलर एक स्कीम चलती है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये किसकी है, उड़ीसा गवर्नमेंट की है, ऐसा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे फिर मेकादातु हम 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं। मेकादातु जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है वो कावेरी रिवर पे है, और कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू है। मेकादातु क्या है कि कर्नाटका एक डैम डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है मेकादातु, और वो बोल रहा है कि हम बेंगलोर को जो क्लीन वाटर देने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये डेवलप प्रोग्राम कर रहे हैं। बट तमिलनाडु अपोज क्यों कर रहा है, एक तो अपोज इसलिए कर रहा है क्योंकि जो मेगादातु टाइगर मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका हार्म पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं जो डाउन स्ट्रीम में वाटर है वो कम हो जाएगा। हम इसको प्रोजेक्ट को 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको अभी के लिए इसमें क्या याद रखना है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में इशू है। पहले ये ट्रिब्यूनल के पास गया था, वहाँ से फिर ये NGT के पास चला गया, और वह NGT से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चला गया है इशू। तो आपको याद रखना है, कावेरी रिवर पे है, किस किस स्टेट के बीच में है, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी न्यूज़ आती है, इंडिया फेट इज टाइड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो हमारी इंडिपेंडेंस चीज़ें डिफाइन करती हैं चीज़ों के लिए, मतलब इस पूरे में क्या दिखाया गया है, जो हिस्ट्री से लेके अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा इसमें दर्शाया गया पूरे में। कि इंडिया था, इंडिपेंडेंस हुआ, पूरे वर्ल्ड को इंडिपेंडेंस मिली, हम अपनी सर्वाइवल, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट के लिए हमने फाइट की, बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। 2 न्यूक्लियर आर्म, मतलब हमने आर्म डेवलप किए, डोमेस्टिक सिक्योरिटी भी हमने काम किया। फिर पेंडेमिक आ गया, इंडिया ने ग्रेट मतलब ट्रैकल किया, एक तरीके से ट्रैकल करने की कोशिश की। हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकनॉमी है,
पूरी दुनिया में। हमने बूस्ट किया अपनी ट्रेनिंग को, प्रोफेशनल मिलिट्री को, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल पार्टनरशिप को अदर कंट्री के साथ में। इंडिया इज़ द फर्स्ट लीडर टू ओपन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फ्रेंडली रिलेशन टू द यूएस एंड सोवियत यूनियन। मतलब हमने ऐसे रिलेशन रखे यूएस के साथ भी और सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर या फिर रशिया के साथ भी, कि हमें उसे बैलेंस बना के हमने चीज़ों को रखा। मिड 50s में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था मतलब कि एक्सटेंडेड हुआ सपोर्ट हमें उसको मिला। इंडिया प्ले एक्टिव रोल इन द मतलब कि डीकोलोनाइजिंग द वर्ल्ड। तो बहुत सारी जो कंट्री ऑलरेडी जो कोलोनाइज थी उन्हें हमने अलग अलग की आज़ादी दिलवाई, हमने उसमें सपोर्ट किया। फिर कहीं ना कहीं चाइना से 1962 में वार हुई हमारी। फिर मतलब इंडिया डोर थ्रू आउट ऑफ 1965 में वार हुई। फिर जो सिक्किम था कहीं ना कहीं चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो हमने 67 में अपनी स्टेटहुड उसको दिलवाया। फिर 71 में जो वार हुई बांग्लादेश में, हमने कहीं वहाँ पे रिवेल्यू कंट्रोल किया। फिर पोस्ट वार ख़त्म हुआ 1991 में, पोस्ट कोल्ड वार मतलब कि जवानी जंग, जैसे वर्ल्ड वार हुई ना 45 तक, उसके बाद क्या हुई मतलब कोल्ड वार पीरियड स्टार्ट हुआ था 1991 तक। पर उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया का बहुत बड़े क्राइसिस देखे गए, इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस देखे गए, हम लिबरलेशन लाए इकनॉमी में हमारा। फिर उसके 1993 में हमारे राजीव गांधी, उनका एसेसिनेशन हुआ, उनको मार दिया गया है। फिर जम्मू कश्मीर का इशू सामने आया, वो हमने सॉल्व किया। देखते देखते साइन गया बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट विद चाइना के साथ, हमने शांति की बात की। 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत सारे काम किए, रिसॉल्व किए, इंडिया की न्यूक्लियर स्टेटस ये वो सब, उन सब चीज़ों पे काम किया। तो ये पूरी एक तरह से बिगिनिंग दिखाई गई है शुरू से लेकर एंड तक की। 2013 में 14 में मोदी की गवर्नमेंट आई। चाइना जो बॉर्डर अंडरमाइनिंग करता है इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशिया के बीच में और इंडियन ओशियन के बीच में, हम उसको कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो सारा इसमें पूरा वही इफेक्ट दिखाया गया है। जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो राइस बैरियर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, उसमें आगे बढ़ने के लिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, हम क्लोजली उसकी तरफ देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के बीच में तो सारा इन्होंने यही दिखाया कि उरी और पुलवामा जो अटैक हुआ ये सब करके हुए। तो इंडिया इज ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन ब्रॉडली कंसिस्टेंट, डेवलपमेंट, रीजन सिक्योरिटी, बैलेंस द पावर एंड शेपिंग द इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज टू बी मोर मतलब कि अमेंडेबल इन इंडिया इंटरेस्ट। तो हमने सब चीज़ ऐसे डेवलप की, 47 हो या 62 हो, 1991 हो, 1971 हो, क्योंकि बांग्लादेश से वार थी, 1991 में क्राइसिस आए, और 1991 से 2008 तक हमने बहुत अच्छा अपनी इकनॉमी में किया। और हम जो हम एंटर करने वाले हैं अगले साल 75 हम इंडिपेंडेंस बनाएंगे, और भी चीज़ों को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि एंड अबाउट इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हम इन सब चीज़ों को फेस करते हुए ग्लोबल इंटरेक्शन भी करेंगे। तो ये जो पूरा आया, इंडिया ने जो जो प्रॉब्लम फेस की है, तो वो सब चीज़ के ऊपर ये आया, हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंस नेशन। दूसरा आता है, ये बोलता है, ये तमिलनाडु के ऊपर बेस है थोड़ा, ये स्टेट प्रोस्पेक्टिव ऐसे हो जाता है। मूव टूवर्ड्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमें एक साथ मिलके काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो नीति आयोग बोलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि कोरेसिव फेडरलिज्म, मतलब कि हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए कि हमें किसकी साइड मूव करना चाहिए। जो हमारा नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, मतलब हमारे यहाँ जो आती है, वो आती है प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड आइडेंटिटी एज द मतलब कि यूनाइटी इन द डाइवर्सिटी है हमारी जो कंट्री के अंदर। और जो वो उसके मतलब सेंसिटिव टू द मतलब बहुत सारी ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमें हिंदू तब को सुप्रीम नहीं दिखाना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है। तो इन्होंने ये बोला है, वी शुड मूव टूवर्ड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नॉट ए कोरेसिव फेडरलिज्म, हमें ब्रेक नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। जैसे हमने कर्नाटक गवर्नमेंट का ड्रेन वेल्थ हुआ है, क्यों वेल्थ हुआ है, क्योंकि जब से GST VST आ गया है, उसके बाद हमने पैसा नहीं दिया कंपनसेशन का स्टेट्स को, तो उस सब चीज़ को ध्यान रखना है। इन्होंने सारी वही जिक्र करा, पैसे का इतना कम हो गया, कोविड के बाद कहीं ना कहीं ड्रेन हो गया। स्पेसिफिक इशू है फाइनेंस के, स्टेट के, तो उसके फेडरलिज्म जो ब्रेक हो रहा है उसको हमें बचाना है। सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी मेंटेन रखना है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी, चीज़ों को सेंट्रलाइज करती जा रही है। जैसे सेंट्रलाइज इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन करने की बात की गई है। तो इन सब चीज़ों के लास्ट में यही बोलते हैं कि हमें जो अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सब स्टेट को सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उस वाले इशू को हमें बरकरार रख के चलना है। चीज़ों को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो नेशनल इशू है उसको आप सेंट्रलाइज कर लो, पर जो ऐसे इशू हैं जो लोकल गवर्नमेंट उसमें अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करे और ज़्यादा पावर उसमें लोकल गवर्नमेंट की रहे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक लोकल एरिया पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट अच्छे से होगी, तो लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट मिल पाएगा। तो ऐसे इशू को सेंट्रलाइज ना करके उसको हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
आगे चलते हैं। ये भी इशू 1947 से, वेयर वाज द बापू, बापू कहाँ थे उसके बाद, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। एन ओथ इज़ द हुज नेम, जो हमारा प्रेम्बिल है वो क्या बोलता है, प्रेम्बिल हमें बोलता है वी आर ऑल इंडियंस करके बोलता है। जब वो स्टार्टिंग में उसकी बात, उसको लाने की बात चल रही थी कि प्रेम्बिल को ऐड किया जाएगा, उसमें गॉड का नाम रखा जा रहा था, उसमें ऐसे होती इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, पर नहीं, हमने प्रेम्बिल में चेंज किया, क्योंकि प्रेम्बिल क्या बोलता है, हमारे लाइबिलिटी, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, हम एक तरह से हमें जो देता है, एक जो हमारी पूरी कंट्री है, हमें सेक्युलरिज्म की भावना को प्रदान करता है, ना कि पर्टिकुलर धर्म की भावना को। तो यही इन्होंने बोला कि ओथ जो होनी चाहिए इन द नेम, मतलब जो है इन द नेम ऑफ गॉड नहीं, बस वी आर इंडियन, मतलब सबको हमें इक्वल भावना से देखना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है प्रेम्बिल के बारे में। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी नोट्स के अंदर से, नोट्स के अंदर तक और भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं प्रेम्बिल से रिलेटेड, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा कि क्या क्या प्रेम्बिल में है, क्या क्या मीन्स में आ सकता है, क्या क्या हमारा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस और बीरू बारी यूनियन का केस को भी एक्सप्लेन करूँगा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस था। तो हम वापस अपने हिंदू पर आते हैं। पहले एक बार हिंदू को ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। आज इतनी न्यूज़ नहीं आई है, सारी कल और आज दोनों न्यूज़ जो रिलेटेड थी वो आपका किस चीज़ के, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जो आपके अंदर सेक्युलरिज्म है, ये सब है, उस सब चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट 25 द क्रूशियल, ये फ्रंट पेपर से यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो जो हमने अगस्त 14 है, कल भी मैंने आपको बताया था, हम अगस्त 14 का सेलिब्रेट करेंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, मतलब कि जो पार्टीशन हमारी दो कंट्री के बीच में हुआ था, एक तरह से हॉरर डे उनको सेलिब्रेट करेंगे। मोदी जी ने जल जीवन मिशन की बात की है, उज्ज्वला स्कीम की बात की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की है, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की बात की है, और बोला छोटा किसान बने देश की शान, स्मॉल फार्मर शुड बी बिकम इंडिया प्राइड। तो इन्होंने इसकी बात की है। मेक इन इंडिया, अभी मेक इन इंडिया में हमने आईएनएस विक्रांत क्या है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया, इंडिया ने डेवलप किया गया। इंडिया के पास अभी इकलौता जो सर्विस में एक ही आपके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका आपको नाम बताना है क्या है। दूसरा जो सर्विस में आने वाला है 2021 लास्ट से 2022 के स्टार्टिंग में आ जाएगा, अब इसका ट्रायल चल रहा है, तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत, जो हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, ये है। फिर आज 6,808 डेथ किस वजह से हुई है, रेन की वजह से या फिर साइक्लोन की वजह से प्रीवियस 3 ईयर में। ऐसा किसने बताया, आईएमए, इंडियन जो रिपोर्ट आई है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निकाली, जो नेचुरल डिजास्टर से लोगों की डेथ हुई है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो लैंड स्लिप्स हो, चाहे साइक्लोन हो। ऐसा सब चेंजेस क्यों आ रहा है, रिकॉर्डेड, मतलब ये डेथ इंक्रीज़ होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इन आवर क्लाइमेटिकल सिचुएशन। इन आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी, कल भी मैंने शायद आपको थोड़ा बताया था, उससे पहले दिन मैंने पूरे रिपोर्ट के आपको पॉइंट्स बताए थे 1-2 दिन पहले, एक बार आप जाके उस रिपोर्ट को देख लेना, आईपीसीसी रिपोर्ट को। तो वो रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला कि ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, स्पेशली इन द साउथ इंडिया की जो कंट्रीज़ हैं, जो साइक्लोन, जो अरेबियन सी से आने साइक्लोन स्टार्ट हुए, ताउते हो, कितने सारे आए हैं, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो हमारा ओशियन है वो वार्म हो रहा है, कहीं ना कहीं वार्म टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से। फिर और भी कंट्री में, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि हीट स्ट्रोम आए हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लोरिडा रीजन में, चाइना में फ्लड्स है, हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, हिमाचल में 2-3 दिन में आपने देखोगे लास्टली कि 2-3 बार लैंडस्लिप्स हो चुके हैं। वो क्या रीज़न है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो सारा रीज़न क्या है, क्लाइमेटिकल चेंज है। आज हम क्लाइमेटिकल चेंज से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जो हमारी बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। क्लाइमेटिकल चेंज से हम 2-3 चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिकल चेंज सीवियर इम्पैक्ट द लैंड पे क्या आता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो हमारी चीज़ है, मैं आपको चीज़ बताऊँ क्या है, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज हमारा क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्री के अंदर। ये ऑब्जेक्ट जो है आपको दे देगा, हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज है इंडिया का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। उसमें आपको 3-4 नाम देगा, पूछेगा A ओनली, B ओनली, AB ओनली, या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे वर्क करेंगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँगा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हमको करना है। तो ये यहाँ से पढ़ेंगे। फिर हम वापस आते हैं हिंदू पर, यही है। फिर आसाम टी क्वालिटी बाइसिकल बॉल, राइड ऑन बाइसिकल, कुछ बाइसिकल का यूज़ करके वो पिकअप करेंगे किस चीज़ का, जो क्वालिटी ऑफ टीज़ है, टी कैसे बनती है और लीव से बनती है, उसको पिकअप करेंगे। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टी का स्टेटस क्या है इंडिया में, कैसे, कौन सी स्टेट ज़्यादा टी निकालती है, कौन सी कंट्री में
मैक्सिमम प्रोडक्शन है, ये हम देखेंगे कैसे टी को, कौन सा इन्वायरमेंट टी को चाहिए उसके मतलब प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे अपने टी से। वो भी बेसिक नोट्स में मैंने ऑलरेडी कवर की हैं टी के बारे में। वापस आते हैं अपने हिंदू के ऊपर, आगे चलते हैं। फिर वही सारी चीज़ें फैसिलिट किया गया हमारे देश को, पूरी दुनिया को। हमने इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया, 74 हमारा इंडिपेंडेंट डे है। वी आर मूविंग इन 75 ऑफ इंडिपेंडेंट डे। और जो आपका प्रोजेक्ट अभी जो वर्क चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट ऑफ 20 जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो 75 में शायद ओपन कर दिया जाए। न्यू पार्लियामेंट हमको प्रोवाइड कर दी है जो पूरा साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक तैयार करा जा रहा है। फिर न्यू ग्रैंड स्कीम, नो न्यू ग्रैंड, कोई न्यू स्कीम को तो ग्रैंड नहीं दिया मोदी जी ने, जैसे अनाउंस करते हैं ना कोई स्कीम। एक उन्होंने एक वर्ड दिया है गति शक्ति। गति शक्ति क्या है? जो हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्टेड चल रहे हैं, मतलब कि जो इंडिया के प्रोजेक्टेड ऐसे नेशनल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये पाइपलाइन डेवलप नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक तरीके से। इसमें 1 to 10 लाख करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की गई कि हमें इंडिया को मतलब हाइड्रोजनिक डेवलप करना है चीज़ों को, और मतलब कि जो ह्यूमन इन द स्पेस बाय 2022 तक हमें भेजना है। फार्मर की इनकम जो डबल करनी है, हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन जो पहुँचाना है, ये सारी घटी शक्ति। तो यही सारी चीज़ करोड़ सौ रुपीज़ इसके लिए खर्च किए गए हैं। घटी शक्ति क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मूव्स टूवर्ड्स टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई है। फिर है राइजिंग द जुडिशियल वैकेंसी, जो हमारी जुडिशियल जज की जो वैकेंसी है वो राइज़ कर रही हैं। अब आपके दिमाग में क्यों राइज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट करने के लिए कोलिज्म होता है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस का, जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजता है, गवर्नमेंट आगे प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट रिकमेंडेड करके अपॉइंटेड करता है जजेस को। बट जो गवर्नमेंट है वो आगे सेंड नहीं कर रही है। कई बार खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे बोल चुके हैं कि अफेक्ट कर रहा है हमारे मतलब इस चीज़ों को, जो हमारे केसेस है। देखो कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, अगर जज ही कम होंगे तो केसेस जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो वही होगा, डिले होंगे केसेस। तो डिले का मतलब क्या? जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाई, जस्टिस डिनाई। तो ये सारी चीज़ होती है। तो मैं आपको इसमें क्या बताऊँगा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, और वो कोलिज्म जो कोलिजियम है जज अपॉइंट करने का, वो क्या क्या बोलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, ग्रीटिंग मतलब सेलिब्रेट हम इंडिपेंडेंस के अगर रहते, तो जो बिडेन है उन्होंने भी हमें बोला है कि इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है, और इंडिया की जो भावना है, जो उनके महात्मा गांधी का मैसेज था ट्रू और नॉन वायलेंस का, उसको अचीव करना चाहिए। एक लॉन्ग हमारी जर्नी है और हमें डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ मूव करना चाहिए। गांधी मैसेज ऑफ ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए डेमोक्रेसी को ब्रेक ना करे, ह्यूमन राइट को बचा के चले। तो ये सारी न्यूज़ आगे आ रही है। फिर मैं आपको हिती ये आपको क्या करना है, ये होमवर्क है। आज तो मैंने देखा नहीं, अगर मैं आपको होमवर्क टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगा। हिती एक आइलैंड है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे हिती दिखाई देंगे। वहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया तो इतने लोगों की डेथ हो गई है, 7-4। देखो कितनी ड्रास्टिक चीज़ आ रही है, नेचुरल डिजास्टर कितने बढ़ गए। तो सारा कारण जो है वो एक ह्यूमन ही उसका कारण है। फिर आपको जापान मिनिस्टर विजिट कंट्रोवर्शियल श्राइन, कोई श्राइन है साउथ कोरिया और चाइना के बीच में, या फिर उनके बीच में कुछ इशू चलते हैं, बस आपको नाम याद रखना है। याशुकुनी श्राइन, ये याशुकुनी श्राइन कहाँ है? ये कहीं टोक्यो के अंदर है, बस आपको याद रखना है। याशुकुनी श्राइन ये टोक्यो के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेपर न्यूज़ खत्म हो जाती है तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नोट से स्टार्ट करता हूँ। नोट्स में हमने क्या क्या ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है कि जब हमारा संविधान बना था ना, उस टाइम पे प्रियम्बल को नहीं ऐड किया गया था, उसको लेटरली हमने ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाद में उसको ऐड किया गया था। जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो पूरा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी फ़िलॉसफी क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको ये याद रखते हैं, फ़िलॉसफी और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रियम्बल के। उसमें क्या क्या रखा गया कि हमें मतलब कि कैसे हमें क्रिएट करना था, हमें कैसे बनाना था, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें रखने थे, क्या क्या वैल्यूज़ हमें अपने लोगों को देनी थी, वो सारी इसके अंदर ऐड की गई। एक तरह से बोल सकते हैं प्रियम्बल क्या है, वो एक पूरे से एक तरह से जस्ट है, या पूरे से एक आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उसके अंदर रखी गई है। जो प्रियम्बल का बेसिकली आइडियाज़ था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हमें दिमाग में रखने। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, और डेट ऑफ अडॉप्शन, ये सारी चीज़ आपको उसमें रखी हुई
भी मिलेंगी जो देखने को उसके अंदर मिलती है। अब हिस्ट्री ऑफ द जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आइडिया ऑफ द प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, वो जवाहरलाल नेहरू का एक वर्ड था, एक रिसोल्यूशन था जिसे बोलते थे ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। इससे प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जुलाई 22, 1947 को जब ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन रखा गया था, इससे हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया है। तो क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्टेड है, और वन ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब ये सारी चीज़ हमने प्रेम्बल में रखी हैं, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को लेके आए हैं। देखो इसमें लिखा भी है, मैं आपको थोड़ा ये याद भी रख सकते हो, ऑलरेडी पूछा भी गया है कई बार इंटरव्यू में, क्या क्या वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू द सोवरन सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे सिटीजन, ये नहीं रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कुछ भी नहीं, सब सिटीजनों को। जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, आपकी आज़ादी, तो वो थॉट में, आपकी एक्सप्रेशन में, आपके बिलीव में, आपके फेथ में, वर्शिप में होनी चाहिए। इक्वलिटी कैसी लोगों को प्रदान होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट अमंग देम ऑल, सबके सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। फर्टिनिटी कैसी होनी चाहिए, एश्योरिंग होनी चाहिए द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, this 26th day, मतलब जो भी था 26th day November 1949 to do the here adopted the enact and given the, मतलब कि ourselves this constitution। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई। 26 नवंबर 1949 को एक तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया। और भी चीज़ हम पढ़ते हैं। इट इंडिकेट द प्रेम्बल क्या है, एक सोर्स है अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया भी सोवरन कंट्री होनी चाहिए, सेकुलर सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। और जो भावना देता है प्रेम्बल, क्या बोलता है कि आपके सामने जो जस्टिस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी जो हमारे सिटीजन के सामने होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। हमें प्रमोट करना चाहिए अपनी फेटर्निटी को, उसे मेंटेन रखना चाहिए, और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना है हमारे देश की, उसको प्रमोट हमें करना चाहिए। द डेट मेंशन, जो प्रेम्बल में डेट मेंशन अडॉप्ट करने की, वो नवंबर 26, 1949 है। कुछ कीवर्ड्स हैं प्रेम्बल के अंदर जो मेंशन है, जो हमारे पीपल को ऑल ओवर इंडिया इंडिकेट करता है। अल्टीमेट सोवरेनिटी होनी चाहिए हमारे पब्लिक की। सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू कंट्रोल एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, यानी कि हमारी स्टेट की खुद आज़ादी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की आज़ादी होनी चाहिए, सबकी आज़ादी होनी चाहिए। अब सोवरिज्म मतलब क्या, द टर्म मीन्स दैट इंडिया is own independence authority, not domain any other external power। हम किसी डोमेन नहीं है, किसी अदर एक्सटर्नल पावर, हम अपने आप में अधिकार है, आज़ाद है एक तरीके से। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक द लॉ, जो हमारी लेजिस्लेचर है, विधान पालिका है, चाहे स्टेट की हो चाहे संसद हो हमारी, उसके पास पावर है अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। सोशलिस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सोशलिस्ट क्या बोलता है, द मीन दैट अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन। एक तरह से होल्ड हमें फेथ होना चाहिए मिक्स इकनॉमी में, ना कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी में। हमें प्राइवेट प्लेयर जो हैं और जो पब्लिक है उनको मतलब कि को एग्जिस्ट साइड बाई साइड की, ऐसे नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट सब पे कंट्रोल रखे जैसे कैपिटलिस्ट इकनॉमी रखती है, जैसे आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रखती है। हमारे ऐसा नहीं, हमारे मिक्स इकनॉमी का प्रावधान दिया गया है। जो सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारे तरफ सोशलिस्ट होना चाहिए चीज़ों को, और हमारा फेथ होना चाहिए एक तरह से मिक्स्ड इकनॉमी में, प्राइवेट और पब्लिक साथ पे साथ काम करें। ये कुछ चीज़ें हैं। ये कब ऐड किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था सोशलिस्ट, याद रखना है आपको। फिर आता है सेकुलर, ये भी 42 में ऐड किया गया था, यानी कि हमारे लिए सारे धर्म इक्वल है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का इंसानियत धर्म है, और हमारे लिए सब धर्म इक्वल रिस्पेक्ट है, प्रोटेक्शन है और सपोर्ट है। ये भी 42 में ऐड किया गया था। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कैसी हो, पीपल एक्सप्रेस इन एन इलेक्शन, यानी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जो हमारी पब्लिक है वो एक्सप्रेस करनी चाहिए इन एन इलेक्शन, वो बनानी चाहिए हमारी देश की गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक बोला गया। रिपब्लिक की जो इंडिकेट करता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना हमारा, वो मोनार्की नहीं होगा, राजा नहीं होगा, वो होगा हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब इलेक्टेड हेड करेंगे। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, वो जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। कहीं ना कहीं इलेक्शन तो प्रेसिडेंट के होते हैं, वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली होते तो है ना,
चुनते तो डायरेक्टली आप ही हो, आप अपने एमएलए एमपी को चुनते हो, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का योगदान होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम लॉ है, ठीक है, हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, प्रमोट करता है यूनिटी अमंग द सिटीजन, मतलब कि भाई हम एक भाई बहन की भावना और अपने देश की जो इंटीग्रिटी सोवर्निटी है उसको मेंटेन रखते चलेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रमोट द हारमनी थ्रू आउट द नेशन, शांति, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, हारमनी होनी चाहिए हमारे नेशन के बीच में। कुछ फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं अचीव करने में ये सारी चीज़ें हमें, जैसे जस्टिस मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी डेट प्रॉमिस, हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी में मेंशन है कि हमें एक जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कितने प्रकार का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलेगा। जो सोशल जस्टिस डोनेट करता है उसका मीन्स होता है टू क्रिएट द सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी ऑफ द ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीडम, इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखेंगे हम कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, लड़का है लड़की है, इस चीज़ को छोड़ के सोशल जस्टिस सबसे पहले चाहिए, सब इक्वल है। इकोनॉमिकल जस्टिस, कौन गरीब है किसके पास कम है, सबके पास इक्वल राइट है। जब वोट करने जाओगे ये नहीं अंबानी 4 वोट डालेगा, अंबानी भी एक ही वोट डालेगा और आप भी एक ही वोट डालेंगे, तो इकोनॉमिकली डिवाइड नहीं किया जाएगा लोगों को। वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिकल स्टेटस सबका इक्वल है हमारे देश के सामने। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ऑल द पीपल हैव इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। जो आपकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब इलेक्शन ही मान लो, उसमें आपको इक्वल अधिकार कहीं ना कहीं दिया गया है। अब इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, किसी सेक्शन को आप अपलिफ्ट नहीं करोगे, किसी को प्रिविलेज नहीं दोगे स्पेशल, सब इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब इक्वल है। लिबर्टी का क्या मन है, लिबर्टी का क्या मन है कि मीन फ्रीडम फॉर एवरी पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, आपको जैसे जीने का अधिकार, आप वैसे जियो, आपके सामने लिबर्टी है। पॉलिटिकल हैव ए पॉलिटिकल व्यू, बिहेव इन द सोसाइटी, लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करें, ए पीपल कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिटेड सेट बाय द लॉ, जो आपके लॉ बनाएगा। अब ये नहीं है कि लिबर्टी आप किसके घर में घुस के चोरी करो, किसी घर में घुस के कुछ भी करो, नहीं, वो लॉ के अगेंस्ट है। जो लॉ के दायरे में रह के आपको काम करना है उसमें आपको अधिकार है, खुली आज़ादी है काम करने का। फ्रेटर्निटी क्या मतलब है कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए आपके अंदर, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए सब धर्मों के साथ में। फ्रेटर्निटी हैव टू प्रमोट द डिग्निटी एंड यूनिटी, जब ऐसे भावना होगी ना भाईचारे वाली, तो डिग्निटी और यूनिटी आपके नेशन की बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें कुछ इसमें है। इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द वे ऑफ लाइफ, ये पूरी चीज़ आपको वे ऑफ लाइफ देती हैं। इंक्लूड द फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी as the notion of happy life which cannot be taken from each other। ये तीनों चीज़ें हैं ना, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीनों अलग नहीं हो सकती, ये एक ही माला के एक ही सूत्र हैं जो पिरे हुए हैं, एक पिन के अंदर पिरे हुए हैं। अगर एक को कट करोगे तो दूसरे पे हार्म होगा, तीनों एक ही लाइन में। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स, मतलब अलग नहीं हो सकती इक्वलिटी और इक्वलिटी कैन नॉट बी डिवोर्स लिबर्टी, नॉर लिबर्टी एंड इक्वलिटी डिवोर्स फ्रेटर्निटी, तो सारे ये एक ही चीज़ों के हैं। विदाउट इक्वलिटी, आप इक्वलिटी हटा लो, लिबर्टी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सुपरमेसी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी किल द इंडिविजुअल, इनिशिएटिव किल कर देगी। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। अगर आप फ्रेटर्निटी हटा लोगे, ब्रदरहुड भावना हटा लोगे, तो लिबर्टी क्या करेगी, सुपरमेसी कुछ लोगों की कर देगी। तो सारे ये एक माला के सूत्र हैं, ये ट्रिनिटी है, मतलब इनको अलग नहीं कर सकते आप तीनों चीज़ों को। स्टेटस ऑफ प्रेमबिल का स्टेटस क्या है, सेवरल टाइम सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुका है। 2 केस भी इससे रिलेटेड है। एक केस है आपका बीरूबारी केस, ये जो रेफरेंस आर्टिकल 143(1) of the constitution which was implement Indo-Pakistan agreement related to the Birubari Union exchange enclave where they decided the consideration breaching the constitution of 8 through the Birubari case से ये तुम्हें याद रख क्या निकलता है, preamble is the key to open the mind of the maker, जो बनाने वाले थे ना उनके माइंड खोल के बनाना, उनको कैसा बनाना है उसको बोलता है, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बीरूबारी केस में क्या हुआ कि ठीक है जो आपका प्रियम्बल है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीरूबारी में, देयरफॉर इट नॉट इन्फोर्सेबल बाय इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है उसके सामने। फिर दूसरा केस जो आता है केशवानंद भारती केस, इन दिस केस फर्स्ट टाइम 13 जज इसमें बैठे थे, बहुत बड़ा केस था, केशवानंद भारती जी की डेथ भी हो चुकी है लास्ट ईयर, तो इसमें रिट्स पिटीशन की जाती है कोर्ट के अंदर। प्रेम्बल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंसिडर किया गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल नॉट सुप्रीम पावर एट द सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटिंग, मतलब इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इंटरप्रिटिंग ऑफ द स्टेटस एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतने सुप्रीम पावर नहीं है, मतलब इंटरप्रेट करता है। एंड इट कैन बी कंक्लूड दैट प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ कि केशवानंद भारती कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। फिर 1995 केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन हेल्ड करता है प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है, ये बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट जस्टिस इन इंडिया, ये सारी कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर किया गया। अब लास्ट में क्या बोलते हैं कि अमेंडमेंट कब कब हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई। ऐड क्या क्या की गई कि मतलब कि उसमें मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सारी चीज़ उसके अंदर ऐड की गई, मतलब चीज़ें जो 2-3 वर्ड ऐड किए गए, इंडिया तीनों सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। तो इन सब चीज़ों को ऐड किया गया। पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस टाइम पे कि आपने ऐड किया, आप कौन इस प्रेम्बल को भी चेंज कर सकते हो, पर बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल का है, कैन नॉट बी अमेंडमेंट, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब प्रेम्बल का लास्ट स्टेटस क्या आया कि प्रेम्बल क्या है कि पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन चेंज बट बेसिक पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके जो बेसिक पार्ट्स है, जो हमारे जो बेसिक पार्ट मेंशंस है, आप बेसिक पार्ट का एक पूरा चैप्टर है उसको पढ़ लेना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो लास्ट में यही बोला। फिर कुछ फैक्ट्स हैं, आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324 ये इलेक्शन कमीशन के लिए, 367, 379, 394 केम इन फोर्स सिंस द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 26 में, मतलब जैसे ये कुछ पार्ट्स हैं, ये जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को जब से ही लागू हो गए थे, और कुछ पार्ट बचे हुए पार्ट वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। तो ये पूछेगा नहीं आपसे, क्या पूछेगा कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को, क्या सारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया? नहीं, कुछ पार्ट उसके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का इन आवर प्रेम्बल वाज अडॉप्टेड, ये हमने फ्रेंच मोटो से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी आप कैसे याद रख सकते हो? F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रांस, फ्रांस की इकनॉमी और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट हमने ऐड की है। फ्रांस, फ्रांस से तो याद रखोगे ना फ्रेटर्निटी, फ्रांस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, हमने फ्रांस से क्या लिया, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ हमारे उसके अंदर है। अब ये पूरा आपके सामने हौच पौच हो गया होगा, क्या मैंने बोला क्या नहीं बोला। अब हम जाते हैं और भी सिंपल लैंग्वेज में जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट्स है। 1 मिनट में इस पूरे का व्यू हम करते हैं। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका प्रियम्बुलस, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शंस, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आपको याद रखना है प्रियम्बल का जो मतलब है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? पूरे आपके संविधान का। एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट है, किस पर्पस के लिए आप डेवलप कर रहे हो, फिलॉसफी क्या है, यूजेस क्या है, आइडिया एस्पिरेंट्स क्या रखने हैं, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके संविधान के, वो सब इसके अंदर मेंशन कहीं ना कहीं किए गए हैं। अब ये लिया कहाँ से गया, ड्राफ्ट कहाँ से किया गया? ये ड्राफ्ट किया गया है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 को, इसको ऐड किया गया और इसको फिर हमने 22 जनवरी 1947 को जब रखा गया और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है इससे हमने प्रेम्बल को लिया है। स्टार्टिंग में ही ये पार्ट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पर बाद में इसको ऐड किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें कुछ चीज़ 42nd आप देखो कौन से ईयर में आया, 4 और 2 कितने हुए? 1976 में आया। तो 4 और 2 6 होते हैं, तो 1976 में आया। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। अब उसके अंदर कुछ सोर्सेज हैं, वी आर द पीपल, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है ना। वी द पीपल ये सोर्स है, मतलब कि बिहेव ऑफ द पीपल कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब ये सारी चीज़ों की रखी गई। नेचर कैसा है हमारे इसका, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सोवरिजन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ 26 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, उस टाइम पे ये ऐड कर दी गई थी। सोवरिजन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्री, हम किसी पे हमारा सोवरिजन कंट्री है, किसी पे
हम दबाव नहीं रखते, कोई हमारे पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है हमारे ऊपर कि हमें कोई दबाएगा या कुछ करेगा। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, जो ऐड किया गया था महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जो आइडिया था वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि सोशल कैसे होना चाहिए, आपके सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, आपको दबाना नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था वेलफेयर स्टेट बनाने का, वही सोशलिस्ट का मतलब होता है। सेक्युलर का क्या होता है कि हम किसी धर्म को मतलब ऐसे नहीं सोचेंगे हमारी ये इस्लामिक कंट्री इस्लाम को नहीं, हमारे धर्म में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड प्रोपोगेट अपने रिलीजन को, स्टेट हैज नो रिलीजन, हमारी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि हमारी स्टेट कोई नहीं है, सबको समानता अधिकार है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का। पर निगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, जैसे आप फ्रांस में जाओगे या फिर किसी कंट्री में जाओगे, वहाँ आपका जो धर्म है वो घर तक सीमित है, आप कभी पब्लिकली उस धर्म को नहीं अपना सकते, पब्लिकली उसको प्रैक्टिस प्रोपोगेट या प्रोफेस नहीं कर सकते उसे, मतलब अपने धर्म को। तो उसका क्या मतलब है, वो निगेटिव सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ पॉजिटिव है, आप कर सकते हो, जैसा आपका अधिकार है आप वैसे उस चीज़ को कर सकते हो। तो हमारा कैसा है, सेक्युलर। 42 जो हमारा अमेंडमेंट बोलता है वो सेक्युलर पॉजिटिव हमारे सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी कैसी है हमारे यहाँ कि पीपल है या रूल है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कैसी है, बाय द विल ऑफ द पीपल, जैसे हम चाहेंगे। दोनों टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ बनते हैं। अब रिपब्लिक क्या है कि रियल हेड कौन है हमारे का, पीएम है। नॉमिनल हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है जो इलेक्टेड होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड होता है, नॉट नॉमिनेटेड बाय द हेरिडिटी। जैसे राजा का भैया राजा 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 बनते जाते हैं, उसका लड़का राजा, उसका लड़का राजा, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, इलेक्टेड बनते हैं। उसके बाद क्या है, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है। कहाँ पे डिफाइंड हुआ कि आर्टिकल 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट उसको चेंज करने की है या नहीं। तो मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, एक बीरूबारी केस बताया था, उसमें कुछ नहीं बताया। हम उसमें क्या बताया, बीरूबारी केस में सरकार जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, उससे कुछ भी चेंज कर सकती है, कोई भी पार्ट चेंज कर सकती है। और प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी अमेंड। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। इसमें क्या बताया गया, केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला लाइक अदर पार्ट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड बट नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, को आप नहीं कर सकते। जब पहले तो इसमें पार्ट ही नहीं बताया तो आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्यों अमेंड करोगे। तो आप तो कुछ भी चेंज कर सकते हो 368 से, पर प्रेम्बल पार्ट ही नहीं है तो क्यों अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसमें तो पूरा ही खत्म कर दिया गया, पार्ट ही नहीं बताया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट करना है। पर केशवानंद भारती केस में पार्ट भी बताया गया, सब चीज़ डिफाइन की गई और बताया गया प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको चेंज करना है आर्टिकल 368 से तो आप उसका चेंज कर सकते हो, पर उसके बेसिक पार्ट को छेड़ नहीं सकते। तो ये मैंने कुछ चीज़ अलग से निकाली, आपको याद रखना है कौन कौन से वर्ड इसमें बाद में लिए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए, ये सब आपको याद रखना है। हम वापस आते हैं अपने नोट्स पर। दूसरा आता है क्लाइमेटिकल चेंज। जैसे देखो मैंने आपको बताया कितने आए, फेनी आया, बुलबुल आया, अम्फान तूफान आया, यास आया मई में 2000, ये सारे बे ऑफ बंगाल में आए। जो सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर डेथ हुई है बंगाल में हुई है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है बंगाल में हुई है। उसके बाद कहाँ पे, केरला में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, यहाँ पे चीज़ों पे फ्लड या ड्रॉट देखे गए। अब रीज़न क्या है कि जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेटिकल चेंजेस, सीवियर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लैंड पे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेटिकल चेंज ऑन लैंड क्या क्या है। एक तो आपकी डिग्रेड हो रहा है, आपकी मल्टीपल जो आपकी स्ट्रेसर है वो कहीं ना कहीं लैंड डिस्ट्रॉयर हो रही है। हीट वेव्स की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसीफाई वो फ्रिक्वेंटली राइज हो रही है, मतलब कि गर्मी जो हीट वेव बढ़ती जा रही है। रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट कर रहा है, कहीं पे इतनी बारिश हो रही है जहाँ पे कभी बारिश देखी नहीं, कहीं पे बिल्कुल बारिश खत्म हो गई है। तो रेन पेन पैटर्न भी जो रेनफॉल पैटर्न है आपका वहीं शिफ्टिंग कर रहा है। वाटर स्कैरसिटी इन द ड्राई रीजन विल बिकम ए इंक्रीज। जो अपने ड्राई रीजन है ना, वहाँ पे जो वाटर की स्कैरसिटी है वो और बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। 1 पॉइंट अभी बताया ना आईपीसीसी रिपोर्ट ने 1.2 के आसपास तक पहुँच गया। आने वाले 2 डिकेड के अंदर वो 1.5 को क्रिएट कर जाएगा और 2100 के अंदर वो कहीं ना कहीं जो आपका 2 डिग्री सेल्सियस उन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं इसको छू जाएगा, अगर आप कार्बन न्यूट्रलिटी इन सब चीज़ों को कम नहीं करते। क्लाइमेटिकल चेंज ऑलरेडी
डिटरमाइन विद द फूड सिक्योरिटी। ये नहीं कि आप क्लाइमेटिकल चेंज फूड सिक्योरिटी पे इशू आएगा, अफेक्ट करेगा आपकी क्रॉप ईल्ड को कम करेगा, ड्राइविंग करेगा जी लो जो आपके लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन है ना, कि मतलब जो आपके लाइवली स्टॉक जैसे भैंस का पालन करते हो, मधुमक्खी पालन, इन पे भी असर जाएगा। जो आप मिल्क रियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन पे भी असर जाएगा, क्योंकि खेती पे जाएगा, खेती से इन पे आएगा। इंक्रीज होगा जो आपका एग्रीकल्चर है ना, उस पर कहीं ना कहीं पेस्ट और जो डिसीज़ आने की जो चीज़ें हैं, वो देखा ना आपके लोकेटस्ट का अटैक हुआ था और टिड्डों का अटैक हुआ था, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, डिसीज़ बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। अब आप व्हाट ड्राइव क्लाइमेटिकल चेंज, ठीक है ना, आप क्या क्या मतलब एक ड्राइव जो है, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो, लैंड का यूज सिग्निफिकेंटली कैन नॉट ड्राइव द क्लाइमेटिकल चेंज। टुगेदर दे प्रोड्यूस 23% ऑफ ह्यूमन कॉज ऑफ इमिशन, जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ह्यूमन की जो कॉजेज़ है उन सब चीज़ों से। डिफॉरेस्टेशन एंड फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ्टन ट्राई टूवर्ड द फॉरेस्ट क्लियर, मतलब क्या कर रहे हो, आपको डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हो, जो फूड प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए जो जंगल्स हैं इनको काट रहे हो, जो ग्लोबल फूड सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है 37% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। तो यानी कि यूँ पहला कारण तो ये आपका फूड प्रोडक्शन है, इससे आपका इमिशंस होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ह्यूमन कॉजेज से होता है। तो ये सारे कुछ कारण हैं इस सब चीज़ों को बढ़ाने के, कुछ सॉल्यूशन बताए गए। अब अडॉप्ट करो एक ऐसी फार्मिंग को, प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो जो नेचर के साथ काम करे। एलिमिनेट करो कि खाना बेकार मत करो, जो अब 2 रोटी खाओ तो 2 रोटी ही बनाओ। ईटिंग द बैलेंस डाइट, ये नहीं कचरा खाए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, बैलेंस डाइट लेनी स्टार्ट करो। स्विच करो कि बैलेंस एंड ड्राइव शिफ्टिंग टू डाइट रिच प्लांट, की जो डाइट रिच प्लांट है उनको लगाओ, उसके टाइप के फूड खाओ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करो एनिमल सोर्सेज का एंड फूड का। हेल्थी जो डिफॉरेस्टेशन आप बढ़ा रहे हो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करो और एफॉरेस्टेशन साइड मूव करो। ये तो हो गए आपके जो क्लाइमेटिकल चेंज आ रहा है, ये है लैंड से रिलेटेड। अब इन सब का इफेक्ट कहीं ह्यूमन पे भी तो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेटिकल चेंज ह्यूमन पे क्या होगा? सबसे पहली बात, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, लेवल बढ़ रहा है, CO2 का बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखी जा रही है उससे फिर वो डिजास्टर बढ़ रहे हैं, जो सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके से अस्थमा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ बढ़ रही हैं, जो वेक्टर इकोलॉजी है वो चेंज हो रही है, तो मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस, ये बढ़ रहे हैं। फिर आपको एलर्जेंसी मतलब कि रेस्पिरेटरी एलर्जी और अस्थमा लोगों में हो रहा है, वाटर क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो कोलेरा, ये सारी बीमारी बढ़ रही हैं। अब उसके साथ साथ वाटर और जो फूड्स जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो माल न्यूट्रिशन, डायरिया बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि आपका इन्वायरमेंट गिरेगा तो फोर्स मिटिगेशन, सिविल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट देखा जाएगा। जो एक्सट्रीम हीट हो रही है उसकी वजह से लोगों में इलनेस आएगी, डेथ आएगी। देखो कितने लोग US में मारे गए बिकॉज ऑफ दिस हीट वेव की वजह से। जो सीवियर वेदर कंडीशन है, इंजरी आएंगी, मतलब मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा, और भी सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्लाइमेटिकल चेंज होगा तो नेचुरल डिजास्टर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होंगे, वो लैंड स्लिप्स हो गए या और भी चीज़ें इंक्रीज़ होंगे। तो इन सब चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए एक गवर्नमेंट का एक प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज। इसमें क्या है कि हमें नेशनल सोलर मिशन है, इसको बढ़ाना है। नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाना है कि यार आप क्या हो, एक छोटी सी चीज़ में इतनी एनर्जी उसकी फुल एफिशिएंसी यूज़ कर पाओ। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट को बढ़ाना है। नेशनल वाटर मिशन को हमें अच्छा करना है। नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया है, जो पेड़ पौधे लगाने हैं। नेशनल मिशन सस्टेन द हिमालय इकोसिस्टम को बचाना है। नेशनल स्ट्रेटेजिकल नॉलेज ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये सारे जो मिशंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान है, इनके नाम याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके अंदर मिशन है। सोलर का हो गया, एनर्जी इफिशिएंसी का हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर का हो गया, ग्रीन इंडिया का हो गया, हिमालय इकोसिस्टम, क्लाइमेटिकल चेंज की नॉलेज को, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। ये सारे क्या हैं, इनको नाम याद रखने हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो बजट भी दिया गया है इनको डिफरेंट। जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, जो नेशनल सोलर मिशन जो मैंने बताया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर का। उसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है। जो हमारा 2024 तक का टारगेट है वो भी हमने बढ़ा दिया है। इंस्टॉल करना है इतनी कैपेसिटी, ग्रिड सिस्टम बनाना है, इंस्टॉलेशन करना है, 364 मेगावाट ऑफ ग्रिड डेवलप करना है, इंस्टॉलेशन करना है, ये सब का। ये तो याद मत रखो, पर ये क्या है कि इसके कौन कौन से मिशन सोलर के लिए चले हैं, जैसे ISA हो गया, उसके बाद कुसुम स्कीम हो गई, कुसुम स्कीम हो गई, जिसमें सोलर जो प्लांट लगाए जाएंगे वो किसानों को दिए जाएंगे। नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी, फिर एनर्जी इफिशिएंसी के लिए वो LED का यूज़ कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं चीज़ों का। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन से LED
बांटी जा रही है बल्ब की बजाय। सुपर इफिशिएंसी आनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग फैंस है उसमें। फिर वो स्टार मार्क वाली देख सकते हो, जिसकी ज़्यादा स्टार है वो एनर्जी इफिशिएंसी रहेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की स्कीम है वो स्टार वाली वो। फिर नेशनल वाटर मिशन है, अगर आप पानी बर्बाद करते हो घर में गिरती है उसको, उसके जल जीवन मिशन आ गया कि टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे, उसको बर्बाद मत करो, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा। जो आरओ यूज़ करते हो उसका थोड़ा कम किया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर वर्क करेंगी। फिर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को ऐसे यूज़ करो कि इन्वायरमेंट को भी सेव करके, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, परंपरागत कृषि, परंपरागत योजना, मतलब अपने कोई पुराने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। और फिर और भी चीज़ें सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हो ड्रिल इरीगेशन या माइक्रो इरीगेशन से, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिकल नॉलेज ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, अब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना क्लाइमेटिकल चेंज क्या इफेक्ट कर रहा है, तभी तो आप चीज़ों को सोचोगे तो इसके बारे में भी। फिर ग्रीन इंडिया, कि जो इंडिया की स्टेट है उनमें ग्रीनरी बढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं 33% जो कवरेज है उसको करा जाएगा। और हमारा जो कवरेज है ना फॉरेस्ट का, कहीं ना कहीं इंक्रीज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग जो हिमालय इकोसिस्टम है इसको बचाना है, जो सेफ गार्ड्स हैं उन सब चीज़ को बचाना है, जो ग्लेशियर बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इसको बचाना है। 6 न्यू सेंटर जो क्लाइमेटिकल चेंज के हैं वो इंस्टीट्यूशन हिमालय स्टेट में बनाए जाएंगे, ताकि देख सकें, ऑब्जर्वेट कर सकें, मॉनिटरिंग कर सकें, मॉनिटरिंग हेल्थ हिमालय इकोसिस्टम की। फिर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सस्टेनेबल हैबिटेट क्या है कि आपको एक कवरेज बढ़ाना है। बिल्डिंग कोड हो गया आपका, जो आपकी बिल्डिंग बनाएंगे उसके लिए बिल्डिंग कोड होगा कि कितनी बिजली यूज़ करोगे, कैसे करोगे। जो आपकी सस्टेन हैबिटेट की जो इम्प्रूव करना है एनर्जी एफिशिएंसी को, अर्बन प्लानिंग को, ये अच्छे से कैसे आपको डिस्पोज करना है, चीज़ों को कैसे बनाना है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो बनाएगा, प्लीज़ इनके नाम याद रखना, इससे आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है टी से रिलेटेड, इंडिया एंड ट्री प्रोडक्शन। जो इंडिया है लार्जेस्ट कंज्यूमर बोला मैंने ऑफ टी का इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है हमारा टी इन द वर्ल्ड। तो ये बताना है सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, दूसरे नंबर पे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको बताना है फर्स्ट नंबर पे कौन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है टी को। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं वर्ल्ड में, तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अब जो टी कल्टीवेशन एक प्लांट है, प्लांटेशन इसको बोलते हैं, जो कहाँ कहाँ होती है, जब मोस्टली आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी हिल्स हो गया साउथ में, साउथ इंडिया में। फिर तराई जो रीजन है, हिमालय का जो तराई रीजन है, वहाँ पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, नमी भी होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री तक का, और 35 डिग्री से अबव ना हो और 10 डिग्री से कम ना हो, इतना आप याद रखो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली प्री में पूछी जाएंगी। रेनफॉल कितना चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर का, और रेनफॉल कैसा चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चाहिए। ये नहीं बरस किया 200 सेंटीमीटर बरस गया 10 दिन में ही और उसके बाद कभी बरसे नहीं, थ्रू आउट द थोड़ा थोड़ा पड़ता रहना चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल सॉइल होनी चाहिए। सूटेबल सॉइल जो उसके लिए टी के लिए है वो एक तरह से एसिडिक सॉइल है विदाउट कैल्शियम विद फॉस्फोरस, सब सॉइल विद परमिट ए फ्री प्री कोलेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी जमा ना हो, निकलता रहे, और एसिडिक होनी चाहिए, इसमें आपके कैल्शियम नहीं होना चाहिए। विद पोरस सब सॉइल होनी चाहिए, ताकि जो पानी हो इकट्ठा ना हो, वो निकलता रहे नीचे को। जो टी है उसको शेड लविंग प्लांट है वो, मतलब उसे छाँ चाहिए। कोई बड़ा प्लांट साइड में खड़ा हो, उसके पास छाँ आती रहे, धूप भी आए और उसके ऊपर शेड भी आनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड द यील्ड एंड द क्वालिटी ऑफ टी। जो क्लाइमेट के बीच में और उसकी पैदावार के बीच में और उसकी क्वालिटी के बीच में एक बहुत अच्छी को रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। अगर ये तीनों चीज़ें फेवरेबल होंगी ना, क्लाइमेट कैसा है तो उसकी यील्ड अच्छी होगी, यील्ड भी अगर तीनों चीज़ फेवरेबल होंगी तो उसकी क्वालिटी भी टी की अच्छी होगी। तो ये कुछ है। हम टी को देखते हुए हमने फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे भी मनाते हैं, जो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 से स्टार्ट किया है। तो यूएन के जनरल असेंबली है कॉल्ड ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन की, वो लीड करती है, इस ऑब्जर्व डे को मनाती है। मई 21 वॉज द चूजन बिकॉज, हमने ऐसा दिन क्यों चूज़ किया, बिकॉज द सीजन ऑफ द ट्री प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होता है मई में, एंड द ट्री जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो स्टार्ट करती है मई में। तो ये कुछ चीज़ है। टी एक तरह से बेवरेज है, और ये एक तरह से कि जो बोला जाता है वो कैमिलिया आपकी सिनेसिस प्लांट है। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूमर ड्रिंकिंग आफ्टर वाटर, पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है।
तो चाय तो बस होती है, फिर क्या बोले। जो ओरिजिन है ना इसका टी ऑर्गेनाइज मतलब कि ओरिजिनेट होती है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना से, ठीक है ना। यहीं से कहीं ना कहीं सब पहले प्लांट बोए जाता है मतलब, ठीक है। एविडेंस है टी के वॉज द कंज्यूमिंग चाइना 5000 ईयर साल के। आपने 1818 की ट्रीटी देखी होगी, 1813 की, उसमें यही था, वो टी का ट्रेड चाइना से कंटिन्यू रखना चाहते तो सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, अगर गवर्नमेंट की देखेंगे ब्रिटिश की। फिर क्या है कि टी प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, मतलब कैसे क्या है, इकोनॉमिकल भी सोर्स है क्योंकि ये कैश क्रॉप में आती है और सब चीज़ जॉब भी प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज मतलब ये सब चीज़ों को अच्छा रखती है, रूरल डेवलपमेंट करती है, पॉवर्टी को रिडक्शन करने में, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि कैश क्रॉप है, आप इसे बेचोगे कैश आएगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टी जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग होती है, कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि रिडक्शन करती है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। अगर आप चाय बो रहे हो, चाय आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा पी जाती है पानी के बाद, तो जो आपका गोल फर्स्ट है, जो आपका पॉवर्टी है उसको फुलफिल करता है। फाइट हंगर, आपकी जेब पैसा होगा तो आप खा पाएंगे। एम्पावर करता है वुमेन को, जो इनइक्वलिटी है मतलब कि रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस जेंडर इक्वलिटी को कम करना, इनइक्वलिटी को, तो गोल 5 को फुलफिल करता है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इकोसिस्टम 15 को फुल अप करता है ये, जो आपके गोल्स हैं। क्लाइमेटिकल चेंज तो मैंने आपको बता ही दिया कि चेंज इन द टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न विद मोर फ्लड, ड्रॉट ऑलरेडी अफेक्ट है, टी फील्ड को अफेक्ट कर ही रहे हैं, क्वालिटी वोलिटी सबको इफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेटिकल चेंज बहुत बड़ा इफेक्ट है उसके प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए। अब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, उसने कुछ डेस्टिनेट किया कि 4 टी कल्टिवेशन साइट चाइना में, कोरिया में, जापान में, ठीक है ना, और इन सब चीज़ों को उसने डिफाइन किया है एज ए ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम बनाए हैं। कहाँ कहाँ बनाया है? एक तो चाइना में बनाया है, नाम याद में रखो, 2 चाइना के हैं आपके, फुजाऊ आपका जैस्मीन टी कल्टीवेशन सिस्टम, फिर हो गया फुई ट्रेडिशनल टी एग्रो सिस्टम, फिर ट्रेडिशनल टी ग्रास इंटीग्रेटेड सिस्टम जापान में, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ट्रेडिशनल हैंगडोंग टी एग्रो सिस्टम, हंगवाई मियोन करके। तो ये 4 जो हैं, जो आपका है GIAH करके जो सिस्टम है, इसमें किसका है? ये FAO का है, ये आपको याद रखना है। ये ग्लोबल जो इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है वो FAO का है, उसने 4 टी के प्लेसेस डोनेट किए हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो इंडिया में इसने क्या क्या किया है, ये है क्या? ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है क्या? ये एक तरीके से वॉज स्टार्ट बाय द FAO एंड सेफ गार्ड एंड सपोर्ट करता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, मतलब पुरानीतिक काल में जो खेती आप करते आ रहे हैं उसको बचाने का ये काम करता है कि आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप होना चाहिए, बहुत पुरानी ब्यूटी, वो सुंदर दिखते हैं टी के प्लांट जो होते हैं, कंबाइंड एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, रीसाइलेंस इकोसिस्टम होना चाहिए, वैल्यूएबल कल्चर हेरिटेज उसका होना चाहिए। अब आप पूछोगे इसने इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस को डोनेट किया? इंडिया में भी इसने 3 प्लेस रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। एक है आपका कुकनाथ बिलो द सी लेवल, ये कुकनाथ जगह है केरला के अंदर। वो जो जगह है ना, वो मतलब जो सी लेवल यहाँ पे है, तो उस बिलो द सी लेवल उस जगह को बोला जाता है। उसमें राइस बहुत बढ़िया होता है, फार्मिंग जो राइस, तो बिलो द सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है आपका कुकनाथ। ये फिर कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये उड़ीसा के अंदर आता है, कोरापुट। और फिर आपका पम्फोरे सेफ्रॉन हेरिटेज कश्मीर में जो सेफ्रॉन बोया जाता है उसको नाम याद रखो, पम्फोरे सेफ्रॉन हेरिटेज। तो 3 जगह इसके अंदर मेंशंस है और ये इसका प्रोग्राम है, ये FAO का प्रोग्राम है जो हेरिटेज फार्मिंग है उसको रोकने के लिए प्रोग्राम मनाया जाता है। दूसरा आता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे विराम लेते हैं, ये थोड़ा अगली स्लाइड में मैं डालता हूँ, थोड़ा गला भी थक गया है मेरा, तो ये अगली स्लाइड में डालता हूँ। यहाँ से कुछ पॉइंट रह गए हैं, कुछ 5 to 6 पेजेस रह गए हैं। स्कीम ऑफ द मोदी स्पीच, जल जीवन, जो लास्ट में बताने वाला था, जो उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन की है, जैसे जल जीवन मिशन, ये सारी मैं आपको बताऊँगा। ये स्कीम सारी, उज्ज्वला स्कीम क्या है, उसके बाद आपको PM किसान क्या है, फिर लर्निंग फ्रॉम चाइना से हमें क्या सीखना चाहिए, ये आप खुद पढ़ना। ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि चाइना से क्या क्या हमें सीखना चाहिए। तो इतना ही फ्रेंड्स था, मैं 10 मिनट की बात वाली वीडियो बनाता हूँ, उसमें अपलोड कर दूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ तक आपको वीडियो देखी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।